and thank all of you for watching and listening to me again. तो गाइस जो आज की क्लास है, ठीक है ना, जो आज की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ओके। क्योंकि मैं आज आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बेसिक ऑफ इंग्लिश, ओके। जो बेसिक होती है ना, इसका मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज की फाउंडेशन, ओके। इट मीन्स जब हम कोई कार्य स्टार्ट करते हैं, जब हम कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक बेसिक होती है, ओके। तो मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूँ, बेसिक ऑफ इंग्लिश। जो इंग्लिश की बेसिक होती है वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो इंग्लिश की बेसिक होती है ना, वो क्या होते हैं, टेंसेस। क्या होते हैं, टेंसेस, ओके। टेंसेस को क्या बोलते हैं हिंदी में स्टूडेंट्स, काल या समय, ठीक है ना। इन शॉर्ट आपको याद रखना है, जो टेंसेस होते हैं ना, उसका मीन्स क्या होता है, समय। टेंस का मीन्स ही क्या होता है, समय, ओके। आपको एक बात याद रखनी है। और मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेंसेस होते हैं उनके नाम बताऊंगा, ठीक है ना, फिर उनके काम बताऊंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको जो भी टेंसेस को लेके डाउट है वो क्लियर कट समझ में आ जाएंगे, ओके। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा टेंसेस के टाइप। जो टेंसेस होते हैं ना, वो 3 टाइप्स के होते हैं, आपको याद रखना है। जो काल होते हैं, जो समय होता है ना, 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ओके। तो जैसा कि आप सब जानते हो भैया, प्रेजेंट का मीन्स क्या था, वर्तमान, इट मीन्स वर्तमान काल, ओके। पास्ट का मीन्स क्या होता है, भूतकाल, ओके। और जो फ्यूचर का मीन क्या होता है, भविष्य काल, ओके। तो आपको याद रखना है, जो मैं आपको टेंसेस क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दुनिया में जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, तो या तो वो प्रेजेंट में होता है, या पास्ट में होता है, या फ्यूचर में होता है। इसके अलावा कोई कार्य नहीं होता, जैसा कि आप जानते हो। तो इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो या लिखना चाहते हो या समझना चाहते हो, तो टेंसेस के बिना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, ओके। एंड डोंट स्किप द वीडियो, वॉच द वीडियो टिल दी एंड, ओके। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ओके। मतलब ये मेन 3 होते हैं, बट इनके 4-4 भाग होते हैं। जो मैंने आपको 3 बताया, आपको याद रखना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 होते हैं, बट इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा भाग है, इंडेफिनेट। पहले आपको नाम याद रखने हैं, फिर मैं इनके काम बताऊंगा। बहुत सिंपल है, नाम याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। जैसे प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो प्रेजेंट के संग ये चारों चीजें आनी है, ठीक है ना, ये चारों भाग आएंगे, ठीक है ना। तो प्रेजेंट के संग इंडेफिनेट आएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया। प्रेजेंट के संग ही कंटिन्यूअस आएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट के संग ही परफेक्ट आएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और प्रेजेंट के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये जो चारों जो ये भाग है ना, आपको इन तीनों के संग ऐड करने हैं। इन तीनों के साथ आपको इन चारों को 1 बाय 1 ऐड करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको ऐड करके बताता हूँ। जैसे हमने प्रेजेंट के बता दिए, वैसे पास्ट के 4 बनेंगे, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। लास्ट वन क्या है अपना, फ्यूचर। तो फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। तो आपको ओवरऑल याद रखने हैं, जो टेंसेस होते हैं ना, वो कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12, ठीक है ना। तो आई होप आपको याद हो गए होंगे, मतलब ये कॉमन चलेंगे, ठीक है ना। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके संग आपको ये चारों भाग ऐड करने हैं, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है ना। बस आपको ये 4 याद कर लो, फिर आपको ये तो याद ही हो जाएंगे, ठीक है ना। अब 4 कौन कौन से, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इंडेफिनेट, देखो, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेंसेस के नाम याद होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उनके काम मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो आई होप आपको नाम याद हो जाएंगे, ठीक है ना। बस इन तीनों को आपको, इन चारों को, इन तीनों में ये चारों ऐड करना है, ओके। तो देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले जो ना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है ना। अब तो जो इंडेफिनेट का यूज कैसे करेंगे हम, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो अपना इंडेफिनेट है ना, जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, जो फर्स्ट पार्ट है उनका कैसे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, जो इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है ना, तो वैसे इंडेफिनेट टेंस को क्या बोलते हैं, अनिश्चित। क्या बोलते हैं, अनिश्चित, ओके। इट मीन्स समय
कोई समय निश्चित नहीं होता, कभी भी हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है ना, आप सुनते हो, तो ये क्या इंडेफिनेट चीजें हैं, ठीक है ना, मतलब डेफिनेट नहीं है। जो चीज निश्चित नहीं हो उसको बोलते हैं इंडेफिनेट, मतलब अनिश्चित। ओके, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे इंडेफिनेट है तो इसका प्रेजेंट का इंडेफिनेट बनाना है, पास्ट का इंडेफिनेट बनाना है, फ्यूचर का इंडेफिनेट बनाना है, ठीक है ना, हमको तीनों बनाने हैं। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ता है, ती है, ते है। आपको याद रखना है, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात होगी तो आपको याद रखना है, जब भी कोई वाक्य एंड होगा तो एंड के जो अक्षर होंगे वो क्या क्या होंगे, ता है, ती है, ते हैं। ओके, तो याद रखना वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ओके, अब जो पास्ट इंडेफिनेट है, जब भी किसी वाक्य के एंडिंग अक्षर, ठीक है ना, मतलब जो लास्ट के लेटर्स होंगे, ता था, ती थी, ते थे, तो वो क्या बताते हैं, पास्ट इंडेफिनेट। वो वाक्य क्या बताएंगे कि हम किसमें, पास्ट इंडेफिनेट में। ओके, जब भी किसी वाक्य के आखिरी अक्षर गा, गी, गे होंगे तो आपको याद रखना है हम किसमें, फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इनका यूज करना है, आई विल टेल यू, डोंट वरी। ओके, तो देखिए, तो पहले तो मैंने आपको हिंदी, अब आप बोलोगे सर आपने ये हिंदी क्यों बताई, मैंने हिंदी आपको इसलिए बताई है क्योंकि हम सब इंडियन हैं, ठीक है ना, जो विचार है ना, जो थॉट्स हैं, सबसे पहले हिंदी में आएंगे, उसी के बाद तो उसकी इंग्लिश बनाओगे आप। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमको यूज करना है, ठीक है ना। तो देखो, जैसे मैंने एक वाक्य लिखूंगा प्रेजेंट इंडेफिनेट का, मैंने लिखा, मैं इंग्लिश बोलता हूं, ठीक है ना। एक सेंटेंस मैंने लिखा, मैं इंग्लिश बोलता हूं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं, मैं इंग्लिश बोलता था, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा स्टूडेंट, मैं इंग्लिश बोलता था। ओके, अब तीसरा सेंटेंस में लिखता हूं, मैं इंग्लिश बोलूंगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, हिंदी के लिखे हैं, ठीक है ना। तो अब आपको इसकी इंग्लिश बनानी है, तो ये सब टेंस ही है, ठीक है ना। जो सेंटेंसेस बनते हैं ना, टेंस के थ्रू बनते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट मैंने लिखा है, मैं इंग्लिश बोलता हूं, ठीक है ना, तो लास्ट के 2 अक्षर उनको आपको फोकस करना है, लास्ट के 2 अक्षर। मैं इंग्लिश बोलता था, तो ये लास्ट के 2 अक्षर आपको देखने हैं, ठीक है ना, मतलब 2 लेटर लास्ट के आपको देखने हैं। मैं इंग्लिश बोलूंगा तो ये भी लास्ट का ही देखना है। तो देखो, अब मैंने आपको लास्ट बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि भैया आप हिंदी की एंडिंग देखो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी की एंडिंग से ही हमको ये पता चलता है कि हम प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में है। ओके, इज इट क्लियर। तो देखिए, जैसे लिखा है मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो ये त और ह आ रहा है, तो देखो ता है, ती है, ते है, तो हमको ये पता चल गया कि भाई ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, किसके थ्रू बनेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। इतना अपन को समझ में आ गया। तो आपको याद रखना, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब उसकी बनावट क्या होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो मैंने एस लिखा है ना, तो जो एस का मीन क्या होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट। एस का मीन क्या होता है, सब्जेक्ट। और जो मैंने वी लिखा है, ये वी लिखा है, तो वी का मीन्स क्या होता है, वर्ब, इट मीन्स क्रिया, ठीक है ना। और जो मैंने ये ओ लिखा है, तो ओ का मीन क्या होता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, जो पहला सेंटेंस है ना, वो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ओके, अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, तो स्ट्रक्चर लिखा है, सबसे पहले हमको क्या रखना है, सब्जेक्ट, फिर रखनी है वर्ब, फिर रखना है ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट है आई, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आई, ठीक है ना। सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद क्या रखनी है आपको, वर्ब। तो वर्ब मींस क्रिया, तो क्रिया क्या इसमें, बोलना, तो आई हो गया। उसके बाद क्रिया रख देंगे, आई स्पीक, और आखिरी में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश। तो क्या बन जाएगा, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, अब जैसे मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, मैं इंग्लिश बोलता था, ठीक है ना, मैं इंग्लिश बोलता था। तो अगर इस सेंटेंस को हम एनालाइज करेंगे, तो ये किसके बारे में बता रहा है, पास्ट के बारे में।
ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसमें क्या लिखा है, पास्ट लिखा है, तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, ता था, ती थी, ते थे। तो मैं इंग्लिश बोलता था तो हमको ये पहचान मिल गई, ठीक है ना। तो हमको इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो मैं की जगह पे तो आई आ जाएगा। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, सेकेंड। वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, सेकेंड। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आई आ जाएगा, फिर क्रिया की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैं आपको बता दूं, जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है स्पीक, बोलने, जो बोलना होता है ना, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्पीक। अब इसकी सेकंड फॉर्म चाहिए अपन को, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो क्या आ जाती है, स्पोक, ठीक है ना। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन, ठीक है ना। अब इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, स्पीकिंग। और इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, स्पीक्स। तो जो एक वर्ब होती है ना, उसकी 5 फॉर्म होती हैं, आपको याद रखना है। ये कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म एंड दिस वन इज फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना। तो एक वर्ब वो उसको हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, 5 तरीके से, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब टेंस के अनुसार। टेंस के अनुसार आप उनको चेंज कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, मैं इंग्लिश बोलता था, ओके, मैं इंग्लिश बोलता था, तो हमको क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है आई। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म रखना है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट, स्पोक, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, आई, मैं की जगह आई आ गया, आई, देन स्पोक, देन क्या आ जाएगा, इंग्लिश। तो इसका जो ट्रांसलेशन है क्या बन जाएगी, मैं इंग्लिश बोलता था, आई स्पोक इंग्लिश, दैट्स इट, ठीक है ना। अब देखो जो थर्ड वन मैंने लिखा है, मैं इंग्लिश बोलूंगा, तो आपको फोकस करना है एंडिंग पे। तो एंडिंग पे आप देख लो गा आ गया, तो अपन किस पे आ गए, फ्यूचर पे, ठीक है ना। और ये फ्यूचर का कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सब्जेक्ट रखना है, एज इट सेम रखना है सब्जेक्ट, देन विल। अब देखो मैंने इसमें शेल क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आजकल जो इंग्लिश बोली जाती है ना, उसमें शेल का यूज नहीं करते, ठीक है ना। जैसे आप स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे, वैसे आई और वी के संग शेल आता है, ठीक है ना। बट आजकल मोस्टली किसका यूज किया जाता है, विल का, इसलिए मैंने शेल का यहाँ पे यूज नहीं किया है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म आपको पता है ये स्पीक, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा भैया, आई, देन विल, देन स्पीक, देन इंग्लिश। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको और एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है ना। जो भी मैंने आपको समझाया उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। बट आपको क्या इन चीजों को सबकॉन्शियसली सीखना है। इट मीन्स आपको ना सब चीजों को ना सबकॉन्शियसली अपने माइंड में यूज करना है, तभी ये चीजें आएंगी, ठीक है ना। बिना इनका आप प्रैक्टिकली यूज किए नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। मैं जो भी टेंस आपको बताऊंगा, आपको ना सबकॉन्शियसली माइंड में सेट करना है इन चीजों को, ठीक है ना। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब चीजें आ गई, सबकॉन्शियस माइंड मीन्स अवचेतन मन, अगर ये आपको सबकॉन्शियसली याद आ जाती है ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप इंग्लिश बोलोगे, ठीक है ना। अब देखिए एक बार मैं आपको इसको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखो जैसे मैं बोलता हूँ मैं ग्वालियर में रहता हूँ, मैं ग्वालियर में रहता हूँ, तो देखिए मैं ग्वालियर में रहता हूँ, तो जो मैंने अभी वाक्य बोला ना वो क्या है, मैं ग्वालियर में रहता हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आए, ठीक है ना, फिर क्रिया आएगी रहना, तो आई लीव, और ऑब्जेक्ट क्या है, ग्वालियर, तो सिंपल बन जाएगा आई लिव इन ग्वालियर, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, मैं ग्वालियर में रहता हूँ, जब भी त और ह आ जाए तो किसमें होते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, मैं ग्वालियर में रहता हूँ, आई लिव इन ग्वालियर, ठीक है ना। अगर इसी सेंटेंस को मुझे पास्ट में बोलना होता तो मैं आपसे क्या बोलता कि भैया मैं ग्वालियर में रहता था, ये बोलता मैं आपसे मैं ग्वालियर में रहता था। तो बहुत सिंपल है, आई की जगह मैं की जगह आई आएगा सेम, तो आई। अब जो रहना है लीव, उसकी सेकंड फॉर्म आनी है, तो लीव की सेकंड फॉर्म होती है लिव्ड, क्या होती है, लिव्ड। तो आई लिव्ड इन ग्वालियर, ठीक है। अब जैसे मुझे आपसे बोलना है कि भैया मैं ग्वालियर में रहूंगा, तो मैं किस में आ गया भैया, फ्यूचर में आ गया, मैं ग्वालियर में रहूंगा, ओके। तो सिंपली मैं की जगह सेम आ जाएगा आई, तो आई विल लिव इन ग्वालियर, आई विल लिव इन ग्वालियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आप इंडेफिनिट टेंस के
जितने ज्यादा एग्जाम्पल यूज करोगे अपनी कम्युनिकेशन में उतनी ज्यादा इंग्लिश आएगी, ठीक है ना। जो और एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे हम मेहनत करते हैं, जैसे सेंटेंस आपको बोलना है हम मेहनत करते हैं, तो सब्जेक्ट हमें, तो हम बोलते हैं वी, ठीक है ना, वी वर्क हार्ड, ठीक है ना। करने को बोलते हैं वर्क और मेहनत को बोलते हैं हार्ड, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं। ओके, इसी वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बोलना होता हमको, तो मैं आपसे क्या बोलता, हम मेहनत करते थे, हम मेहनत करते थे। ओके, तो वी वर्कड हार्ड, ठीक है ना। जो वर्क की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्कड, ईडी लग जाता है, ठीक है ना। क्या बन जाता है, वी वर्कड हार्ड। ओके, अब इसी सेंटेंस को आपको फ्यूचर में बोलना होता या मुझे बोलना होता, तो मैं क्या बोलूंगा भैया कि हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे। तो किस में आएगा अपन, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो सिंपल है, वी विल वर्क हार्ड, वी विल वर्क हार्ड। ओके, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब जो ये एस और ईएस होते हैं स्टूडेंट, ये किसके साथ यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, जो सिंगुलर सब्जेक्ट दो होते हैं, ठीक है ना। अगर आप जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट दो होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर, एक होते हैं प्लूरल, ठीक है ना। सिंगुलर क्या होते हैं, एक वचन, और प्लूरल क्या होते हैं, बहुवचन। ओके, तो सिंगुलर के संग इसका एस और एस का यूज करते हैं, वो मैं आपको अपकमिंग जो चीजें एग्जाम्पल बताऊंगा उसमें बताऊंगा। ओके, बट अब आते हैं कंटिन्यूअस पे, ठीक है ना। आई होप आपको इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा। अब कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो बहुत सिंपल है। कंटिन्यूअस के देखो, प्रेजेंट का भी कंटिन्यूअस बनेगा, पास्ट का भी कंटिन्यूअस बनेगा, और फ्यूचर का भी कंटिन्यूअस बनेगा, ठीक है ना। अब देखो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन क्या है अपनी, रहा है, रही है, रहे हैं। तो जब भी वाक्य के आखिरी अक्षर रहा है, रही है, रहे आ जाए, तो आपको याद रखना है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ओके, जब भी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, तो पास्ट कंटिन्यूअस में अपन, ठीक है ना। जब भी वाक्य के लास्ट के अक्षर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होंगे, तो हम किसमें आ जाएंगे भैया, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। बहुत सिंपल है। देखो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो मैं आपको एग्जांपल लिख के एक्सप्लेन करूंगा अभी। जैसे मुझे आपसे बोलना है, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे ये बोलना था मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट मुझे बोलना था मैं इंग्लिश बोल रहा था, और नेक्स्ट बोलना था मैं इंग्लिश बोल रहा होऊंगा, ठीक है ना। अब तीन कंडीशन देखो मैंने लिख दी, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा था, और मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा। अब मैंने देखो, अब मुझे पता है भैया ये मैंने लिखा है तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हूँ, इसमें किस में हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस में हूँ, और इसमें किस में हूँ भैया, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, जैसा कि मैं आपको स्ट्रक्चर बताया, ठीक है ना। देखो रहा, रही आ जाए तो क्या बताता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा था आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस बताता है, और रहा होगा आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस बताता है। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो मैं तो आपको देखो, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, पता है आपको क्या चेंज करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या चेंज होगी, केवल सहायक क्रिया। देखो मैं की जगह तो तीनों में मैं आ जाएगा, तो मैं बोलते हैं आई, ठीक है ना। अगर मैं ये प्रेजेंट में बनाना है तो जो प्रेजेंट कंडीशन, जो प्रेजेंट की कंडीशन होती है उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो आई के संग हमेशा एम आता है। आई के संग क्या आता है, एम, तो आई एम स्पीकिंग, फिर आखिरी में क्या आ जाएंगे अपने इंग्लिश, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है ना। ये तो बन गया इसका, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। अब इसी को कॉमनली अपन यूज करेंगे तो आई की जगह तो आई आएगा। अब ये भी स्पीकिंग भी सेम आ जाएगा, इंग्लिश भी सेम आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। सब कुछ सेम है। देखो मैं इंग्लिश बोल रहा हूं तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, क्या बन जाएगा, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अब मुझे बोलना है मैं इंग्लिश बोल रहा था, तो भैया आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, अब मुझे बोलना है कि भैया मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, तो आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। दैट्स इट। बहुत इजी टास्क है, बट आपको फोकस किस पे करना है, हिंदी के वाक्य की एंडिंग पर, ठीक है ना। हिंदी का वाक्य की एंडिंग होगी तो आप आसानी से किसी भी टेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश, बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मतलब जो मैंने ये स्ट्रक्चर्स लिखे ना, ये आपको याद होना चाहिए, तो बहुत इजी टास्क हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो मैं जो मैंने आपको 6 टेंस बताए,
छः के छः जो है ना उनका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जल्दी से, तो सब चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी। तो देखिए जैसे मैं बोलता हूँ मैं मंदिर जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, तो मैं को बोलते हैं आई, जानो को बोलते हैं गो, और मंदिर को बोलते हैं टेम्पल। तो आई गो टू टेम्पल, आई गो टू टेम्पल। अब मुझे सेंटेंस बोलना होता कि भैया मैं मंदिर जाता था, मैं मंदिर जाता था, तो आई, अब गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो आई वेंट टू टेम्पल, सिंपल, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूंगा मैं मंदिर जाऊंगा, तो फ्यूचर में आ गया मैं, तो आई विल गो टू टेम्पल, आई विल गो टू टेम्पल। अब ये तो इंडेफिनेट की बात थी, अब इनका यूज कंटिन्यूस में करना है, तो इसी टेंस को आप कंटिन्यूस में भी यूज कर सकते हो, मतलब इसी सेंटेंस को आप कंटिन्यूस में भी यूज कर सकते हो कि भैया मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो मैं की जगह आई आ जाएगा, आई के संग एम आता है रहिए में, तो आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू टेम्पल। अगर इसी चीज को आपको पास्ट में बोलना है भैया कि भैया मैं मंदिर जा रहा था, तो सिंपल है आई वॉज गोइंग टू टेम्पल, दैट्स इट। अगर आपको फ्यूचर में बोलना है कि भैया मैं मंदिर जा रहा होऊंगा, तो आई विल बी गोइंग टू टेम्पल, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें आपको याद रखनी है। तो मैंने वो क्या बोला, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा था, तो आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, और मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, ओके। तो हमारे जो 6 टेंस है वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है, ठीक है ना। जो हमारे 6 टेंसेस है, आपको मैं एक बार नाम बता दूं, अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, पास्ट इंडेफिनेट हो गया, और फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। आपको 2-3 बार वीडियो देखनी है, ठीक है ना, तो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं परफेक्ट पे, ठीक है ना। तो परफेक्ट की बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, पास्ट परफेक्ट बनता है, फ्यूचर परफेक्ट बनता है, ओके। अब इनकी हिंदी, आपको हिंदी की एंडिंग पे जरूर फोकस करना है, क्योंकि हम सब इंडियन हैं, ठीक है ना, हम सब भारतीय हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहले विचार हिंदी में आएगा, उसके बाद हम किसी चीज़ को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। अब आपकी हिंदी के जो लास्ट में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या किया है, लिया है, ये सब कुछ आ जाए, तो आपको याद रखना आप किस में है, परफेक्ट पे है, ठीक है ना। परफेक्ट का कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बोलूँगा कि भैया मैं मंदिर जा चुका हूँ, ठीक है ना। जैसे मुझे बोलना है भैया मैं मंदिर जा चुका हूँ, तो मैं को बोलते हैं आई, सब्जेक्ट आई है। अब आई को इसमें जो आई है ना उसको क्या मानते हैं, बहुवचन, क्या मानते हैं, बहुवचन, इट मीन्स प्लूरल, ठीक है ना। तो आई हैव गॉन टू टेम्पल, मैं मंदिर जा चुका हूँ, देखो मैं मंदिर जा चुका हूँ या चुका हूँ, चुकी है, कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। तो सिंपली क्या बन जाएगा, आई हैव गॉन टू टेम्पल। अब इसी सेंटेंस को मुझे पास्ट में बोलना है, तो पास्ट परफेक्ट में बोलना है, तो भैया मैं क्या बोलता, मैं मंदिर जा चुका था, मैं मंदिर जा चुका था, क्या बन जाएगा, आई हैड गॉन टू टेम्पल, आई हैड गॉन टू टेम्पल। इसी सेंटेंस को भैया मुझे फ्यूचर परफेक्ट में बोलना होता, तो मैं आपसे क्या बोलता, मैं मंदिर जा चुका हूँगा, मैं मंदिर जा चुका हूँगा, तो क्या बोलता, आई विल हैव गॉन टू टेम्पल, ठीक है ना। आपको याद रखना जितने भी परफेक्ट टेंस बनेंगे उनकी साइक्लिक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना, मतलब जो क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं किसमें, सभी परफेक्ट टेंसेस में, ओके। तो अगर आपको ये मतलब ये तीनों कंडीशन समझ में आई, तो फोर्थ कंडीशन में बताता हूँ, फिर उसके बाद एक बार सब चीज़ों को अपन साइमल्टेनियसली यूज करेंगे, एक साथ सबको यूज करेंगे, ओके। तो देखिए अब प्रेजेंट, अब जो परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा, ओके। तो सिंपल है, आपको याद रखना है, अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले जो टेंस होते हैं ये किस पे डिपेंड होते हैं, टाइमिंग पे, किस पे होते हैं, टाइमिंग पे। अब टाइमिंग 2 टाइप्स की होती है, एक होती है डेफिनेट मतलब निश्चित, और एक होती है इनडेफिनेट, इट मींस अनिश्चित। मतलब आपको ना इसमें किसका यूज करना है, सिंस और फोर का, सिंस और फोर, सिंस और फोर, सिंस और फोर, तीनों टेंसेस में सिंस और फोर का यूज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं जो टाइमिंग होती है ना वो 2 तरह की होती है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट मीन्स निश्चित, ठीक है ना, डेफिनेट मीन्स निश्चित, और इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, ठीक है ना। तो मैं आपको टाइमिंग की एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप जीवन भर टाइमिंग नहीं भूलोगे, ठीक है ना। जैसे यदि आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आते हैं, ठीक है ना। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आ जाए,
तो वो प्रॉपर नाउन होता है। अब कॉमन नाउन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम नहीं आता तो वही कॉमन नाउन होता है। देखो जैसे निश्चित का मीन्स क्या आता है, जब टाइमिंग का समय दे दिया जाए। जैसे मैं बोलता हूँ भैया, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे मंडे। अब देखो मंडे क्या एक नाम है कि नहीं है, मंडे एक नाम है। अब मैं लिख देता हूँ 2 डेज, ठीक है ना। तो देखो जो मंडे में ये कौन सी टाइमिंग है, प्रॉपर टाइमिंग है। प्रॉपर टाइमिंग क्यों है, क्योंकि इसमें नाम आ गया। जब भी किसी चीज का नाम आ जाता है तो आपको होता है प्रॉपर नाउन बनता है। अब ये 2 डेज क्या कोई भी हो सकते हैं, तो जब कोई चीज कोई भी हो सकती है तो कॉमन टाइमिंग होती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम क्या पाते हैं, कोई प्रॉपर टाइमिंग आती है तो उसके संग सिंस का यूज करेंगे। उसके संग किसका यूज करेंगे, सिंस का। और जो टाइमिंग कॉमन होगी उसके संग किसका यूज करेंगे, फॉर का। यदि टाइमिंग, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ भैया मैंने क्या बोला मंडे, तो मंडे का एक नाम है, तो जब भी समय का नाम आ जाए तो आपको सिंस रखना है। और समय का कोई नाम नहीं हो, कोई भी समय हो तो आपको क्या रखना है, फॉर, ठीक है ना। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखता हूँ, मंडे टुडे। जैसे मैंने लिखा दिवाली, ठीक है ना, और इधर लिख दिया फेस्टिवल। इस साइड मैंने लिखा दिवाली और इस साइड लिखा फेस्टिवल। तो देखो दिवाली इज अ नेम, दिवाली एक नाम है, तो ये क्या निश्चित है, ये निश्चित समय है, ठीक है ना। देखो एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया मैं मंडे से इंग्लिश सिखा रहा हूँ। जैसे मुझे सेंटेंस बोलना है कि भैया मैं मंडे से इंग्लिश सिखा रहा हूँ, तो पहले पहचान देखते हैं। देखो से, तो मैंने क्या बोला, मैं सोमवार से इंग्लिश सिखा रहा हूँ। मैं सोमवार से इंग्लिश सिखा रहा हूँ, तो मैं की जगह भैया आई आएगा, और आई क्यों क्या बनते हैं, बहुवचन। तो बहुवचन के संग कहता है हैव। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। ध्यान देना स्टूडेंट्स, आई सब्जेक्ट है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब इसमें क्या आएगा, मंडे है तो सिंस आएगा, क्योंकि मंडे क्या प्रॉपर टाइमिंग आ चुकी है, ठीक है ना। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। ओके, जैसे मुझे बोलना था कि भैया मैं 2 दिनों से इंग्लिश सिखा रहा था, मैं 2 दिनों से इंग्लिश सिखा रहा था, तो से रहा था प्यार में, ठीक है ना। तो सिंपली आपको क्या यूज करना है, तो आई हैड बीन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जाएगा, क्योंकि अपनी एंडिंग किस पे हुई, से रहा था, तो से रहा में क्या था, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। अब दो दिनों से, तो 2 दिन क्या अनिश्चित है, तो इसमें क्या जाएगा, फॉर 2 डेज, ठीक है ना। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। ओके, अब मुझे बोलना होता भैया कि भैया मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में अपन, ठीक है ना। अब जो सुबह है ना वो डेफिनेट होती है। जो सुबह है ना, मतलब दिन का कोई भी समय आ जाए, सुबह, शाम, दोपहर, इट मीन्स मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, कुछ भी आ जाए वो डेफिनेट होता है, तो उसके संग क्या ना है, सिन। ओके, तो मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो भैया आई विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, टेंसेस इज द इजीएस्ट थिंग इन इंग्लिश। टेंसेस जो है ना सबसे इजी होते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। बट आपको किस पे फोकस करना है, हिंदी को। आपको हिंदी की एंडिंग पे फोकस करना है। हिंदी की एंडिंग के बाद आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है ना। फॉर्मूला से याद रखना है, कुछ नहीं है, और सिंपल फॉर्मूला से है, ठीक है ना। देखो मैं अब आपको एक सेंटेंस बोलूंगा, और एक सेंटेंस में ही मैं सभी टेंसेस का यूज कर दूंगा। मैं आपको केवल एक वाक्य बताऊंगा, और आपको केवल एक वाक्य याद रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी मैंने आपको लिखा है ना, क्या एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और आप मन में कोई भी हिंदी का वाक्य बनाना। मैं गारंटी देता हूँ उसकी आप इंग्लिश बना लोगे, ठीक है ना। तो देखो जैसे मैं कोई वाक्य लेता हूँ, जिससे बोलता हूँ भैया हम इंग्लिश समझते हैं। एक सेंटेंस है कि भैया हम इंग्लिश समझते हैं, ठीक है ना। तो हम इंग्लिश समझते हैं, तो अपन किस पे आ गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, हम इंग्लिश समझते हैं। अब तो वो मैं इसी वाक्य को आपको सब में चेंज करके बताऊंगा। जो मैंने बोला ना, एक सेंटेंस बोला हम इंग्लिश समझते हैं, अब मैं इसी वाक्य को आपको इन सभी टेंसेस में चेंज करके बताऊंगा, देखना। तो देखिए, हम इंग्लिश समझते हैं, तो हम होता वी, समझने को बोलते हैं अंडरस्टैंड, और इंग्लिश को इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा इसकी इंग्लिश, हम, जैसे आपके माइंड में आया एक हिंदी का सेंटेंस आया, हम इंग्लिश समझते हैं, तो भैया वी अंडरस्टैंड इंग्लिश, वी अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब आप जैसे बोलोगे भैया हम इंग्लिश समझते थे, हम इंग्लिश समझते थे, तो सिंपल है वी। अब अंडरस्टैंड तो समझना होता है, तो उसकी सेकंड फॉर्म आनी है। तो सेकंड फॉर्म क्या थी मैं बता रहा हूँ, वी अंडरस्टूड इंग्लिश,
वी अंडरस्टूड इंग्लिश, क्योंकि अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म क्या आती है, अंडरस्टूड। ओके, अब जैसे आपको बोलना है कि भैया हम इंग्लिश समझेंगे, हम इंग्लिश समझेंगे, तो वी विल अंडरस्टैंड इंग्लिश। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वी विल अंडरस्टैंड इंग्लिश। ओके, ये तो अपना कौन से हो गया, इंडेफिनिट, ठीक है ना। अब इन्हीं बातों को हमें चेंज करना है कंटिन्यूअस में। किसमें चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा भैया, हम इंग्लिश समझ रहे हैं, हम इंग्लिश समझ रहे हैं, तो हमको तो वी बोलेंगे, वी बहुवचन है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, आर। ओके, तो वी आर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, ठीक है ना, वी आर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। अब नेक्स्ट है, हम इंग्लिश समझ रहे थे, तो वी वर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, क्योंकि वी बहुवचन है, बहुवचन के संग वर आता है, एक वचन के संग वो आता है, तो वी वर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। अब जैसे बोलना है हम इंग्लिश समझ रहे होंगे, तो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। तो ये तीनों कंप्लीट हो। एक ही सेंटेंस बोला था पहले मैंने, हम इंग्लिश समझते हैं, तो हम उसको सभी टेंसेस में आपको चेंज करना है, ठीक है ना। आपके माइंड में ये चीज़ें सेट करनी है, तो आपको डेफिनेटली आपको 7 दिन के अंदर, अगर आपने 7 डेज प्रैक्टिस की, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें आ जाएंगी। तो जब चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं, तो वी विल नेवर फॉरगेट, ठीक है ना, मतलब आप कभी भी नहीं भूलोगे, या हम कभी भी नहीं भूलेंगे अगर हमारे माइंड में अवचेतन मन में चीज़ें आ गई। ओके, नेक्स्ट, अब मैंने एक सेंटेंस बोला था, क्या बोला था, हम इंग्लिश समझते हैं, अब उसको परफेक्ट में यूज करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, हम इंग्लिश समझ चुके हैं, हम इंग्लिश समझ चुके हैं, तो क्या बन जाएगा भैया, वी हैव अंडरस्टूड इंग्लिश। तो अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म भी क्या आती है, अंडरस्टूड। ओके, वी हैव अंडरस्टूड इंग्लिश, अब हम इंग्लिश समझ चुके थे, तो क्या बन जाएगा, वी हैड अंडरस्टूड इंग्लिश। ओके, हम इंग्लिश समझ चुके होंगे, ठीक है ना, चुके होंगे आ जाए, ठीक है ना, तो वी विल हैव अंडरस्टूड इंग्लिश, दैट्स इट। ओके, अब इनका कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज करना है, बहुत सिंपल है। जैसे आप बोलोगे हम 5 मिनट से इंग्लिश समझ रहे हैं, जैसे बनाना है कि भैया हम 5 मिनट से इंग्लिश समझ रहे हैं, तो से रहे हैं, अरे तो क्या बन जाएगा, वी हैव बीन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। अब 5 मिनट कोई भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसके संग क्या आएगा, 4, ठीक है ना। तो वी हैव बीन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश फॉर 5 मिनट्स। ओके, इसी सेंटेंस को बोलना है कि भैया हम, तो देखो जिससे हमें बोलना होता हम 5 मिनट से इंग्लिश समझ रहे थे, ठीक है ना, हम 5 मिनट से इंग्लिश समझ रहे, तो बहुत सिंपल है, वी हैड बीन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश फॉर 5 मिनट्स। ओके, अब इसी सेंटेंस को बोलेंगे भैया हम 5 मिनट से इंग्लिश समझ रहे होंगे, ठीक है ना, तो सिंपल है, क्या बनेगा, वी विल हैव बीन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश फॉर 5 मिनट्स, ठीक है ना। तो ये यूजेस थे आपको, मैंने जो ये 12 टेंसेस होते हैं, आपको बस एंडिंग पे फोकस करना है और स्ट्रक्चर पे, ठीक है ना। आपको नेम बता दिए मैंने टेंसेस के, सभी टेंसेस 3 होते हैं, उनके संग आपको चारों ये चीज़ें ऐड करनी है, मतलब 1 बाय 1 सब में ये चारों ऐड करनी है। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे इसमें ऐड करना है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही फ्यूचर को। तो ओवरऑल मैंने आपको 12 टेंसेस सब बता दिए, और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे, ठीक है ना। आप सोचो कि भैया मैंने अभी वीडियो देख ली और सब कुछ आ जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, इट विल टेक सम टाइम। ओके, एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम, हर एक अच्छी चीज़ समय लेती है। ओके, तो मैंने अभी जो आपको वाक्य बताने स्टूडेंट्स, वो सब क्या थे, अफर्मेटिव, मतलब साधारण वाक्य बताया। अगर आपको इनके नेगेटिव बनाने हैं, तो नेगेटिव भी बहुत ईजी है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे इंडेफिनिट में आपको केवल 2 चीज़ें आएंगी, उसके बाद कोई डिफिकल्टी नहीं आनी, ठीक है ना। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट है ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं हम, डू और डज। तो मैं इधर लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी सही से। देखो, अब जो इंडेफिनिट टेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब लगती है, जो अलग से लगती है, ठीक है ना। अदरवाइज सब देखो, आपको याद रखना है, जो विल तो एक हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इज एम आर भी हेल्पिंग वर्ब है, और वॉज वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब है, और विल भी और हैज है, ये सब हेल्पिंग वर्ब सब में है। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब किस में नहीं दी गई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। देखो, जैसे प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब 2 होती है। एक होती है डू
एक होती है डज। अब जो डू है वो किसके संग यूज करते हैं, बहुवचन, जो बहुवचन कर्ता होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, उसके संग डू लगाएंगे, जो एक वचन की संख्या लगाएंगे डज। अब एक वचन का मीन्स कहता है सिंगुलर, क्या होता है, सिंगुलर, बहुत सिंपल है। अब जब हेल्पिंग वर्ब है ना, आपको याद रखना है डू और डज कब लगाते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। जब वाक्य नेगेटिव नकारात्मक होगा या प्रश्नवाचक होगा तब भी आपको डू और डज का यूज करना है। ओके, देखो जैसे मैं बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना, ये सेंटेंस है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो इसमें नहीं आ गया तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ये वाक्य नेगेटिव है। तो इसको नेगेटिव क्या बन जाएगा, मैं को बोलते हैं आई, तो आई, अब इसमें क्या डू या डज में से एक चीज रखनी है, ठीक है ना, तो आई को क्या मानते हैं इंडेफिनिट टेंस में, बहुवचन। आई को क्या माना जाता है, बहुवचन, तो बहुवचन की संख्या आएगा भैया डू आएगा, तो आई डू नॉट टेल अ लाई, क्या बन जाएगा भैया, आई डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता, मैं की जगह होता भैया वह, ठीक है ना, ये लिखा था वह झूठ नहीं बोलता है, तो वह की जगह ही आया था। अब ही क्या सिंगुलर है तो क्या लग गया था, ही डज नॉट टेल अ लाई, दैट्स इट, ठीक है ना। ये तो अपने प्रेजेंट की बात थी। अगर अपन पास्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट की। अगर आपको याद है ना, पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा, एक ही साइकिल होती है, क्या होती है, डिड। डिड ही किसके संग आएगी, सिंगुलर के संग, और डिड ही बहुवचन के संग। बहुत सिंपल है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, क्या है, डिड। और आपको याद रखना है इसका यूज कब करते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। किसमें यूज करते हैं, जब वाक्य होगा नकारात्मक या प्रश्नवाचक, ठीक है ना। तो ये वाक्य नेगेटिव है, मैं गाली नहीं देता था, तो भैया आई और साइकिल या डिड सबके से नहीं चलेगी, तो आई डिड नॉट। बट एक चीज याद रखनी है, अब साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी ना, बट जब वाक्य नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, इंटरोगेटिव हो जाएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। कौन सी फॉर्म रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई डिड नॉट अब्यूज, क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट अब्यूज, क्योंकि अब्यूज फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है अब्यूज्ड। अगर मेरे को बोलना होता भैया मैं गाली देता था, तो बन जाता आई अब्यूज्ड, ठीक है ना। अब मुझे बोलना है मैं गाली नहीं देता था, तो आई डिड नॉट अब्यूज, ठीक है ना। तो केवल आपको जो इंडेफिनिट के टेंस हैं इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग नहीं दी जाती, बट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है, तो मैंने आपको बता दी। तो आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। अब एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब वाक्य ना इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है ना, तो इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, जब वाक्य प्रश्नवाचक हो तो मैं आपको चारों वाक्य बता देता हूँ। पहले मैं एक एक बताऊँ जो बेसिकली एक टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके नॉर्मली 4 सेंटेंसेस बनेंगे। कितने सेंटेंसेस बनेंगे, 4 सेंटेंसेस। पहला बनेगा अपना, मैं हिंदी लिख देता हूँ जैसे आप क्लियर कर समझ में आएगा। पहला बनेगा साधारण, ठीक है ना, दूसरा बनेगा नकारात्मक, तीसरा बनेगा प्रश्नवाचक, और फोर्थ क्या बनेगा, प्रश्नवाचक शब्द, मतलब जिसमें क्या आएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स आएंगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। साधारण को क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नेगेटिव, और जो इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटेरोगेटिव, इसको बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव या WH वर्ड, आपने सुना होगा WH वर्ड। तो एक टेंस को आप इन चारों में चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मुझे बोलना है कि भैया मैं हिंदी बोलता हूँ, ठीक है ना, तो ये साधारण वाक्य में हिंदी बोलता हूँ, तो क्या बन जाएगा भैया, आई स्पीक हिंदी। अगर इस सेंटेंस को बोलना होता भैया मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ, तो ये क्या बन जाता, नेगेटिव, तो इसका क्या बन जाता, आई डू नॉट स्पीक हिंदी,
आई डू नॉट स्पीक हिंदी, मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ, तो क्या बन जाता है भैया, आई डू नॉट स्पीक हिंदी। अब जो तीसरी कंडीशन आती है इंटरोगेटिव, उसका मीन्स कहता है क्या मैं हिंदी बोलता हूँ, क्या मैं हिंदी बोलता हूँ। तो आपको याद रखना है जब भी हिंदी के वाक्य में सबसे पहले क्या आ जाए, जब भी हिंदी के वाक्य में सबसे पहले क्या आ जाए तो आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब रखनी है, कभी भी वोट का यूज नहीं करेंगे। जब भी हिंदी के वाक्य में, जैसे मैंने आपको बोला आपके विचार हिंदी में ही आएगा, अगर हिंदी के वाक्य में सबसे पहले क्या आता है तो आपको क्या रखना है, उसकी हेल्पिंग वर्ब, इट मीन सहायक क्रिया। अब इसकी सहायक क्रिया क्या थी भैया, मैंने कुछ समय पहले आपको लिख के बताई थी, तो इसकी सहायक क्रिया क्या थी, डू और डज, और आई को क्या मानते हैं, बहुवचन। तो क्या मैं हिंदी बोलता हूँ तो क्या बन जाता, डू आई स्पीक हिंदी, डू आई स्पीक हिंदी। अगर मुझे बोलना है भैया मैं हिंदी क्यों बोलता हूँ, तो सबसे पहले क्यों रखते हैं WH वर्ड, तो क्यों बोलते हैं वाई, तो क्या बन जाता, वाई डू आई स्पीक हिंदी, वाई डू आई स्पीक हिंदी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये साधारण नकारात्मक प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक द्वितीय का यूज करते हैं। ओके, तो ओवरऑल आई होप कि आप सबको टेंस से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। और भी अगर इसमें कुछ रह गया होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी चीज़ मिसिंग होगी ना, जैसे अभी आपको मैंने इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव इनके नहीं बताया, तो जो मेरी अपकमिंग वीडियो होगी उसमें मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर और बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो कुछ लॉन्ग हो गई है। ओके, तो आज की वीडियो में यहीं पे ओवर करता हूँ। ओके, if you like my videos so please like, share and subscribe. Okay, so that's it for today. Jai Hind.